हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारी आज की क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी अब नेक्स्ट 3 डेज़ जो हमारा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता 26 जून तक, ठीक है। तो देखिए क्लास शुरू करते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन आप कर लेना और मतलब है ना, जो फॉर्मूला पीडीएफ आपने लिए हैं प्लीज़ वो करके, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं जो सारा पेपर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 23 जून को आज जो है सब्जेक्ट का एक पेपर तो हो चुका है और एक अब इवनिंग शिफ्ट में चल रहा है, ठीक है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे पेपर बोल रहे हैं तो सिलेबस हमने सारा कवर अप कर रखा है। और जिन बच्चों ने फॉर्मूला पीडीएफ मुझसे लिए हैं और जो मॉक टेस्ट जो बच्चे कर रहे हैं तो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला पीडीएफ आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं और मैंने आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैटर करवाया है। कोई भी बाहर से आएगा तो भी हम अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन वहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। तो मेरे जो मॉक टेस्ट हैं वो तो ज़रूर करने हैं। फॉर्मूला पीडीएफ तो मैं आपको बार बार बोली हूँ, ये कर लेना, आपको 100% यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। जिन बच्चों ने पढ़ भी लिया है तो उनको पता भी चल गया होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। वो फॉर्मूला पीडीएफ में कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप 2 दिन में भी उसकी रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। 24 और 25 तारीख को उसकी आप रिवीजन ले लेना, ठीक है। 2 दिन भी करोगे तो भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने आपको वहाँ पे लिखे हुए हैं। सारे फॉर्मूले बहुत ही ईजी हैं। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनके भी सीधे फॉर्मूले हैं। आपको नए फॉर्मूले भी देखने को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो एक बार आप यहाँ से फॉर्मूला पीडीएफ परचेज़ करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद हम DSSB में आपके लिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, पेपर ऐसा ही आया जैसा हमने सोचा है, तो DSSB की आप लोगों को अच्छे से मैं ऐसे ही तैयारी करवाऊंगी जैसे मैंने आपको चंडीगढ़ TGT की करवाई। और सारे नोट्स भी वही दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब जैसे मैंने वो फॉर्मूला पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया है तो वो कितना बेनिफिट है वो आप ही जानते हैं और मैं जानती हूँ कि कितना बेनिफिट वो रहेगा। आगे आने वाले हम जब टीचर बनेंगे उस तब भी हमारे वो यूज़फुल रहेगा, और हमारे एग्ज़ाम में भी। और एग्ज़ाम सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो फॉर्मूला भी सारा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मिलेगा। सेम ऐसे ही DSSB के भी हम नोट्स बनाएंगे जिसमें सारा जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है, ग्रेजुएशन का, PGT का, जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो ये फॉर्मूला पीडीएफ जिन्होंने ले रखा है वो DSSB में भी ये बहुत ही काम आएंगे। उनको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की टॉपिक ही करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी उस पर भी काम चल रहा है। पहले आप 26 जून का अच्छे से पेपर दीजिए, और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो फॉर्मूला पीडीएफ आप जरूर लीजिए। मैं यही सलाह दूंगी, क्योंकि पेपर सारा हमारे हिसाब से ही अभी तक बच्चों ने बोला है कि आ रहा है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो दे रहे हैं जो उन्होंने सिलेबस दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं मैथ का वो कैसे देते हैं, ठीक है। अब रिव्यू के हिसाब से तो यही कहता है, अगर सब्जेक्ट के जैसे आज जो पेपर हुए हैं सुबह वाले शिफ्ट में जो हुआ था वो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया था। तो अब जो शाम को होगा, अब शाम का भी जो रिव्यू आएगा बच्चों का वो देखते हैं कैसा आएगा, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है या बाहर से भी कुछ पूछा है, ठीक है। तो वो कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी, या आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका मतलब मैसेज मिल जाएगा कि कैसे आया है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं। तो आइए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्सअप रहेंगे, ठीक है। मिक्सअप जिसमें मैंने ग्रेजुएशन के भी थोड़े बहुत डाले हैं और बाकी हमारा सारा सिलेबस का ही है, ठीक है। तो मैं आपको ये आइडिया दे दूंगी अगर ऐसे आए तो आपको कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से इसको निकालना है, ये आप लोग ट्राई करना। ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है, इफ पी और क्यू आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि पी सिमेट्रिक है तो पी डैश इज इक्वल टू पी, क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद पी क्यू माइनस क्यू पी क्या होगी, तो पी क्यू माइनस क्यू पी क्या होगी, इसको देखो यहाँ पे ट्रांसपोज करो क्या आता है, पी क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू पी का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू डैश पी माइनस पी डैश क्यू, तो पी क्यू डैश, ठीक है। तो यहाँ से क्यू डैश पी डैश की वैल्यू क्या है, क्यू पी माइनस पी क्यू, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने माइनस एक मिनट माइनस कॉमन लिया तो पी क्यू माइनस का क्यू पी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी डैश माइनस पी, तो यानी कि क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही पी क्यू माइनस क्यू पी डैश क्या हो गया, पी क्यू माइनस क्यू पी
और बाहर क्या है माइनस का, तो ये क्या हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे हो गई। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3a प्लस 4b डैश इज इक्वल टू दिस एंड 2b माइनस 3a डैश इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो अब हमें ये बताना है कि b हमारे पास क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे a मैट्रिक्स हम मान लेंगे क्या, ए मैट्रिक्स हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे। ए मैट्रिक्स जो हमने ली है वो हम लेंगे, ए हमने लिया एक्स वाई जेड ए बी सी, ए मैट्रिक्स ये हो गई। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर प्लस में क्या करना है, 4 बी डैश है, तो बी मैंने इसी टाइप से लेनी है क्योंकि इसी टाइप से मैट्रिक्स आ रही है हमारी। और ये क्या है, 2 क्रॉस 3 रो, ठीक है, ओ सॉरी 3 कॉलम्स है 2 रो है, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यही लेंगे हम 2 क्रॉस 3 की। तो ई एफ जी एच आई जे मैंने ले ली, बी ट्रांसपोज हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, 2b, ये बी ट्रांसपोज है, तो 2b क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि ई एफ जी एच आई जे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में 3 ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी ऐसे ही बन जाएगी, एक्स वाई जेड ए बी और सी, और बराबर में ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ से इक्वेट करके हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी बी ही निकालनी है। बी के कोफिशिएंट्स क्या थे हमारे पास, बी मैट्रिक्स जो क्या थी वो क्या बनी थी, ई एफ जी एच आई जे, मतलब हमें ई एफ जी एच आई जे की यहाँ पे वैल्यू चाहिए। और वो जो हमारी वैल्यू आएगी वो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंट मैंने दे दी है आप लोगों को, ये आप लोग करके देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस देन ए बी बी डैश निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है। तो ए और बी की प्रोडक्ट करनी है, तो ए और बी की प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा 5, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसकी ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, इधर आ जाएगा हम 5 आ जाएगा, इधर भी 5, इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 0। अब बी ट्रांसपोज निकालना है, बी ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आएगा 2 -1 1 और 2, इसका ट्रांसपोज कर दो बी मैट्रिक्स का। अब इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ए बी बी डैश, क्या मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 5 15 20 और 10। अब इसका क्या निकाल दो, डेटरमिनेंट। तो डेटरमिनेंट ऐसे निकाल लेंगे, तो इसका डेटरमिनेंट जब हम निकालेंगे 10 पंजे 50 माइनस 15 दूनी 30 यानी कि 300, यानी कि माइनस का 250। हमारे पास इसका डेटरमिनेंट क्या आया, माइनस का 250, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डेटरमिनेंट इज 16, थर्ड ऑर्डर डेटरमिनेंट क्या है हमारे पास 16 है। थर्ड ऑर्डर डेटरमिनेंट का मतलब कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 3 है और उसका डेटरमिनेंट कितना दे रखा है 16। अगली बात क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट फाउंड बाय रिप्लेसिंग ईच ऑफ इस एलिमेंट, मतलब एक हमें डेटरमिनेंट की, उस डेटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है जो रिप्लेस हो रही है हर एक एलिमेंट को बाय इट्स कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है एडजॉइंट ए की बात कर रहा है और उसका हमें क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है। तो निकाल दो, ये किसके इक्वल होता है, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हमारे पास होता है ए की पावर, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास ये n कितना है 3 -1, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 16 और इसकी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 256। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 256। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए स्टेटमेंट वाला तो आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, x³ sin 3x dx, ये भी बहुत ही ईजी है कि इंटीग्रेशन करना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आई लेट, कौन सा, एल्जेब्राइक और फिर ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है x³, सेकंड फंक्शन है sin 3x, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका करेंगे तो cos 3x माइनस का आ जाएगा इंटीग्रेशन डिवाइड बाय 3, फिर प्लस ये हो जाएगा 3x² और cos 3x माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 3, फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक है, dx। तो दोबारा फिर ऐसे ही करेंगे, तो जब इसको सोल्व करके करेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें 3 बार हमारा इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, 3 स्टेप में हमारा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबोव एक्स एक्सिस इंक्लूडिंग बिटवीन दी पैराबोलाज y² इज इक्वल टू एक्स एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 2x, ऐसे इंक्लूड हो रहा है। मान लो ये हमारे पास सर्कल है
ये सर्कल है और ये हमारे पास क्या है, पैराबोला। तो एरिया निकालना है, ये है हमारे पास पैराबोला। तो ये वाला हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है ये वाला। तो देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से एक्स स्क्र, वाई स्क्र की वैल्यू है एक्स, प्लस का एक्स माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र प्लस का एक्स यहाँ पे कॉमन आ गया, सॉरी 2x प्लस एक्स, तो माइनस का एक्स बच गया इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 और 1 हमारे पास लिमिट आ गई, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 और 1, ये दो वैल्यू आई हैं। अब क्या करना है, अब पहले एक तो इक्वेशन यही होगी और एक ये तो पैराबोला की है, सर्कल की इक्वेशन को सॉर्ट आउट करो। एक्स स्क्र माइनस 2x इधर आ गई, ठीक है, प्लस का वाई स्क्र इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस का 2x, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करना है, तो यानी कि प्लस का क्या करना है, हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 1 प्लस का वाई स्क्र इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का वाई स्क्र इक्वल टू 0। तो अब इसको इधर लेके आओ, वाई स्क्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगी सर्कल की। अब इंटीग्रेशन निकालो 0 से 1। तो जो सर्कल अपर माइनस लोअर इंटीग्रेशन होता है, तो सर्कल 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ से आ जाएगा रूट एक्स। तो अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इसका तो सबको पता है, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका देखो क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसका हमारे पास होगा एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 और लिमिट आ जाएगी 0 से 1, ठीक है। और उसका एक्स की माइनस में क्या है, माइनस में एक्स की पावर 1/2 था ना, तो 1/2 का यानी कि 3/2 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2/3। तो 0 से 1 ऐसे ही कर लो, 0 से 1 तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 0 में तो सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि एक्स है सब में, तो ये हो जाएगा 0। और 1 जब पुट करेंगे तो 1 0 में सारे 0 नहीं होंगे, 0 में ये वाला बचेगा, साइन इनवर्स -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करो इसको, 1 पुट करो ऊपर, तो ये 0, ये भी क्या हो गया 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा जब 1 पुट करा, तो माइनस का 2/3, ठीक है। तो आया हमारे पास माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 प्लस में जब हमने 0 पुट करा तो ये हो जाएगा π/4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3 प्लस π/4। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 2/3 प्लस π/4। तो ये हो गया डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। था ना इजी क्वेश्चन, बस फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको पेपर में भी। जो ट्रिग्नोमेट्री के होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूला बेस्ड ही यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। जो एक्स है वो 0 से π/2 के बीच में है। तो निकालो, देखो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू कोस एक्स और y इज इक्वल टू साइन एक्स, वही अपर माइनस लोअर करेंगे। तो एरिया कैसे निकालना है, देखो जो हमारे पास कोस एक्स का ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कैसे बनेगा, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। कोस एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा, और साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा हमारे पास, साइन एक्स का ग्राफ वो इस टाइप से होगा। कोस 0 पे क्या होता है, 1 होता है ना, ये हमारे पास है ये कुछ ग्राफ इस टाइप से नहीं बनेगा। एक मिनट देखो, साइन वाई इज इक्वल टू कोस साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास साइन 0 पे 0, फिर उसके बाद आता है साइन π/4। साइन π/4 कितना होता है हमारे पास, साइन π/4 का मतलब होता है 180/4। तो 4 एकम 4 दूनी 4 तिये चौके 16 और ये 45, 45 डिग्री। तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा इधर, ये इस टाइप से हमारा बनेगा साइन का ग्राफ। ये है 0, अब 1 इधर है हमारा 1, तो ये बनेगा इधर, यहाँ से ये कैसे बनेगा, कोस हमारा 1 होता है, तो ये एक मिनट ये
मैच करेंगे। एक मिनट देखो, ये तो बना कुछ इस टाइप से, ये तो बना हमारा साइन एक्स का, और फिर ये 1 से शुरू होके ये हमारे पास ये इधर से ऐसे ऐसे कट होके ये हमारा बनेगा कोस एक्स का। ठीक है, तो ये तो 1 से शुरू होगा क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0। अब उसके बाद देखो ये किस पे कट हो रहे हैं, ये वाला एरिया हमें निकालना है। कट किस पे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं यहाँ पे होता है π/4। π/4 पे क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, क्योंकि कोस π/4 और साइन π/4 की वैल्यू सेम होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कट हो गए, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। तो वही अपर माइनस लोअर। अपर वाला ग्राफ कौन सा है, कोस एक्स का, लोअर वाला क्या है, साइन एक्स का। तो इंटीग्रेशन तो चलेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब लिमिट देखो कहाँ पे कट कर रहे हैं, π/4 से, तो 0 से π/4 यहाँ पे क्या आएगी, लिमिट आएगी। आया समझ में कैसे करना है। पहले इसका ग्राफ बनाना है साइन और कोस का। साइन 0 पे साइन होता है तो ये ऊपर से जाएगा और ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर कोस 0 पे देखेंगे 1 से शुरू होता है, तो ये 1 से यहाँ से शुरू होकर फिर ये भी ऊपर नीचे ऐसे जाता है। तो ये जो एक पॉइंट है जहाँ पे ये कट होते हैं, इसका मतलब जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम होती है वो एंगल है हमारा π/4। क्या है, साइन π/4 और कोस π/4 की वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, तो वो उसका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और यही हमें एरिया यहाँ पे निकालना है। तो अपर कौन सा है, कोस एक्स, और लोअर कौन सा है, साइन एक्स। तो अपर माइनस लोअर, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, लिमिट क्या होगी 0 से π/4। ठीक है, लिमिट क्या रहेगी 0 से π/4। तो अब निकाल दो 0 से π/4, कोस एक्स को अलग कर लो, माइनस 0 से π/4 साइन एक्स को आप अलग कर लो डी एक्स। तो कोस π/4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ये होगा 0 से π/4 माइनस का इसका होता है प्लस का कोस एक्स 0 से π/4। ठीक है, तो π/4 क्या होता है 1/√2, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 0 पे 0। फिर प्लस का कोस π/4 कितना हो गया 1/√2, कोस 0 कितना हो गया माइनस का 1। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो गया 2/√2 माइनस का 1, तो इससे कैंसिल, तो √2 - 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें देखो अब इसमें √2 - 1 कहीं पर भी नहीं है, √2 - 1 ये रहा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट, √2 - 1। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x + 3y का स्क्वायर dy = y dx। तो क्या करेंगे, dx अपॉन dy करो, dx अपॉन dy इज इक्वल टू y, इसके अपॉन में आ जाएगा 2x/y + 3y। ठीक है, माइनस इधर लेके आओ, ये इसको इधर ही रहने दो, 0 नहीं, ये हो गया हमारे पास dx अपॉन dy माइनस का ये हो जाएगा 2/yx, और इसको इधर ही रहने दो 3y। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e⁻⁻ माइनस का 2/y dy। तो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻⁻ का 2 log y, 2 -2 को इसके ऊपर चढ़ा दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y⁻⁻2 हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो यानी कि 1/y², डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 से पास हो रहा है, सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट। स्लोप हमारे पास क्या होती है, सबको पता है, स्लोप होती है dy/dx, यानी कि m की वैल्यू यानी कि टेंजेंट थीटा, ऐसे होता है ना स्लोप, तो ये सारी सेम होती हैं। तो dy/dx जो है किसके इक्वल है, पॉइंट x y इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के पॉइंट हमने मान लिया वही x, y, तो प्रोडक्ट क्या होगी x y। तो यहाँ से इसको सोल्व कर दो, dy/y और x dx, ये ऐसे आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू x² 2 + c एट द पॉइंट 1 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1/2, और यहाँ पे पुट कर दो c की वैल्यू माइनस का 1/2। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 log y इज इक्वल टू x² - 1। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 3 4 टू प्लेन। इस प्लेन से हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये प्लेन की इक्वेशन हो गई यहाँ पे 2x - y
प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है हमारे पास 1 3 4, हमें ये पॉइंट यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्यू पॉइंट हमें निकालना है, ये पी है और ये क्यू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि क्यू पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमने मान लिया लेट, हमने क्या माना, एक पॉइंट मान लिया क्यू, क्या मान लिया x1 y1 और z1। ठीक है, x1 y1 और z1 हमने यहाँ पे मान लिया। पॉइंट क्या है 1, तो इनका डिस्टेंस जो हम निकालेंगे पॉइंट, तो पी क्यू जो आएंगे डायरेक्शन रेशोज जो हम बोलते हैं, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, x1 -1 वही x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ऐसे होता है ना डायरेक्शन रेशो, y1 -3 और z1 -4। तो ये हमारे पास क्या हो गए, डायरेक्शन रेशोज हो गए पी क्यू के। उसके बाद हमारे पास क्या बोला है, डायरेक्शन रेशोज। अब लाइन के क्या आएंगे, लाइन क्या बनेगी अभी यहाँ से देखो, x1 लाइन जब मैं बनाऊंगी तो x1 -1 डिवाइडेड बाई प्लेन के डायरेक्शन रेशोज क्या है 2 -1 और 1, तो ये 2 सेटिस्फाई करेंगे, y1 -3 माइनस का 1 और z1 माइनस का 4 डिवाइड बाई 1। यहाँ से हमने क्या बनानी, लाइन बना ली, इसको हमने मान लिया लैम्डा, x1 y1 और z1 की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में यहाँ पे पुट करेंगे। आया समझ में, क्या किया, क्यू हमने पॉइंट लिया, पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकाले, ये हमारे पास क्या है पी पॉइंट है 1 3 4, क्यू के डायरेक्शन रेशो, पी क्यू के डायरेक्शन रेशो आए x1 -1 y1 -3 z1 -4। फिर हमने यहाँ से प्लेन के डायरेक्शन रेशोज लिए, क्या है वो 2 -1 और 1, ये प्लेन के हैं। अब ये सेटिस्फाई करेंगे जो डायरेक्शन रेशोज हैं पी क्यू को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x1 -1/2 y1 -3/-1 z1 -4/1 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको हमने ऐसे लिखा। तो अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस क्यू पॉइंट में यहाँ पे पुट कर देंगे x1 y1 और z1 की वैल्यू। क्या आएगी, x1 की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, तो रखो। ठीक है, क्या आएगा, क्यू जो वैल्यू आएगा 2 लैम्डा 1 प्लस 1 कोमा माइनस का लैम्डा 1 ही आएगा, माइनस का लैम्डा +3 और लैम्डा +4, ये हमारे पास आ गए। अब ये क्या कह रहा है, प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे रख दो 2x - y + z + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू रखो, y की जगह ये रखो और z की जगह ये रखो। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो इसमें पुट कर दो उठा के, तो क्यू के हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, -1 4 और 3, यही हमें निकालना था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच निकालना है। मैंने बताया था अगर दो लाइनों के बीच एंगल निकालना हो तो कोस थीटा का हम यूज़ करते हैं, और अगर लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है तो हम यूज़ करेंगे साइन थीटा का। तो निकालो, फॉर्मूला वही रहेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1² + b2², मतलब जो लिखवाया था वही। तो साइन थीटा देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, a1 a2 2 - 1 1 3 - 4 -1, तो निकालो 2 3 जा 6 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4 और माइनस का z यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 2 दूनी 4 1 और 5 4 5 और 1 6, रूट इसका 3 3 9 + 16 + 1 9 और 1 10 और यानी कि 26। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 यानी कि 9/156, ये हो गया साइन थीटा। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 9/√156। लेकिन यहाँ पे कहीं मैच नहीं हो रहा तो इसको चेंज कर दो, कोस में, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, सबको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेंजेंट। तो हाइपोटनियस परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकाल लेंगे तो बेस बाय हाइपोटनियस यहाँ पे कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा कोस में, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/2√13 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से हो तो ऐसे करना है। आया समझ में, ये आज के इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सारे। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to 1 फ्रॉम द लाइन, निकालना है डिस्टेंस, निकाल लोगे, बहुत बार करवाया है तो देखो कैसे निकालते हैं। ये इसको मान लिया हमने k, तो यहाँ से पॉइंट हो गया 2k + 1 और k + 2 और 2k + 3, ये हो गया एक पॉइंट हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या होगा,
डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशोज कौन से होते हैं, ये 2, 1 और 2 हमारे पास क्या है डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। अब ये पॉइंट मान लिया ए है और ये मान लिया हमने बी, तो अब क्या निकालना है डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशोज क्या आएंगे, वही 2k+1 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा 2k, k+2 माइनस 2 कितना आ जाएगा k, और ये हो जाएगा 2k+3 माइनस 1, तो 2k+2 डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी। अब क्या करेंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशोज और जो ए बी के डायरेक्शन रेशोज हैं उन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मतलब ऐड करेंगे तो 2 दूनी 4k प्लस में k प्लस में 4k प्लस में 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, k की वैल्यू आ जाएगी -4/9, और जो हमने पॉइंट क्या मानना था उसको क्या नाम दिया था, एम नाम दिया था जो, तो उसमें पुट कर दो, तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 1/9, 14/9 और 19/9, और बी पॉइंट हमारे पास क्या है 1, 2, 1। डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल दो, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 2√5/3, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, एक्स वाई प्लेन है तो यानी कि जेड का जो पॉइंट है वो क्या होगा 0, तो कर दो। मान लिया k/1 है तो निकालो, k/1 है तो पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, 3 माइनस का 5 और ये है -1 -2 -3, थर्ड ही पॉइंट कर दो, ये हो जाएगा -3k, इधर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय मैंने ले लिया k+1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास -3k, मैंने यहाँ पे k/1 वाला लगाया -3k -5 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0, k+1 कर लो, k प्लस माइनस लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ पे रेशो निकालना है k में। ठीक है, प्लस माइनस मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि इसने बोला ना इंटरनली एक्सटर्नली, अब हमें क्या पता इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, वो तो k का जो आएगी वैल्यू से पता चलेगा। मैंने यहाँ पे प्लस तो इंटरनली होता है, माइनस एक्सटर्नली के लिए होता है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों साइन लेके चल रही हूँ, तो ये तो इधर आके क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -3k -5 इक्वल टू 0, तो -3k इज इक्वल टू 5, k हमारे पास आ गया -5/3। अब ये -5/3 अगर ये पॉजिटिव आता तो हम बोलते कि 5/3 इंटरनली है, लेकिन अगर ये आया है नेगेटिव तो हम बोलेंगे ये एक्सटर्नली आया है, तो k ध्यान रखना ये बात, ये फैक्ट है, ये रिजल्ट है 5/3 एक्सटर्नली। अगर k की वैल्यू आती है 5/3 तो वो होता है इंटरनली, अगर k की वैल्यू आई -5/3 तो वो होगा एक्सटर्नली। आया समझ में, तो अब हमारा नेगेटिव साइन के साथ था तो वो है हमारा एक्सटर्नली, इसका जो रेशो आएगा वो क्या है एक्सटर्नली है। ठीक है, नेक्स्ट द शेडेड रीजन इन द फिगर इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, तो शेडेड रीजन बताना है। देखो अब ये 0 की तरफ नहीं है, लाइन के हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, लाइन के हिसाब से हम कैसे चलेंगे, देखो अब ये जो लाइन है ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन, एक तो लाइन है ये वाली और एक लाइन है ये वाली। ठीक है, ये ऐसे बना है, तो ये जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में ये बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ है, इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, इसका मतलब वो 0 की तरफ नहीं बनेगा। ठीक है, वो ऊपर की तरफ बनेगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा, लेकिन साइन आएगा ग्रेटर देन क्योंकि ये 0 से बड़ा ही जा रहा है, 0 के क्लोजर नहीं है, 0 से दूर है, तो ग्रेटर का यहाँ पे साइन आएगा। ठीक है, इक्वल टू लगाना है क्योंकि सब में इक्वल टू दिया हुआ है, तो बात है हमारी सिर्फ ग्रेटर को समझने की कि साइन ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। अगर 0 की तरफ जाता तो हम लगाते साइन लेस का, और अब 0 से दूर जा रहा है तो 0 के ऊपर जा रहा है तो साइन आएगा ग्रेटर का। तो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन देखो, इस लाइन से सब में सेम लाइन बन रही है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन 5,0 की ये ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ग्रेटर का साइन होना चाहिए ग्रेटर 0। कहाँ पे है ग्रेटर 0, यहाँ पे मतलब क्या है ग्रेटर 20 है, तो यहाँ पे 20 है, तो देखो अब ग्रेटर कहाँ पे है, ग्रेटर का साइन दो जगह है हमारे पास है, एक तो बी ऑप्शन काट दो, गलत है ये क्योंकि लेस नहीं आएगा, 0 की तरफ नहीं जा रहा, 0 से दूर जा रहा है। दूसरा है ये भी, डी भी गलत है, तो ए और सी हमारे पास यहाँ पे बचा। अब ए और सी बचा, लाइन की इक्वेशन सबको आती है निकालनी। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, ये दे रखा है
टू पॉइंट्स 0,3 और वैसे निकालने की जरूरत नहीं है लाइन, क्योंकि सब में सेम है। बाकी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। देखो ये 2 पॉइंट गिवन है 0,3 और ये 10,0। अब इसका जो शेडेड रीजन है वो नीचे ही है, क्योंकि शेडेड रीजन तो जब बनेगा जब 3 पॉइंट ऐसे जा रहे हैं। तो ये वाला शेड हो गया यहाँ पे, क्योंकि तीनों तरफ से क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब ये दोनों तरफ से बंद हो रहा है, इसका मतलब ये 0 के पास जा रहा है, तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं इक्वेशन अब मैं बताती हूँ। ये 2 पॉइंट्स इसने गिवन दिए थे, तो कैसे निकालना है। अब यहाँ पे तो देखो 1 पॉइंट था, तो 1 पॉइंट से बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे पता लगाएं, तो इतना वो करने की बात नहीं है। इसमें 2 पॉइंट गिवन है, अब ये 0 की तरफ जाएगा तो इसका मतलब लेस देन का साइन आएगा, तो लेस देन ढूंढो। देखो सब में लेस देन है ना, साइन सब में क्या है, लेस देन है, तो इसका मतलब अब ये कंफ्यूजन हो गई। अब इक्वेशन सब में गिवन है तो सेम है, तो देखो कैसे निकालते हैं। सबको पता है लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1, स्लोप पॉइंट फॉर्म है ये, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1। तो मैंने मान लिया 0,3 पॉइंट, y माइनस यहाँ पे होगा 3 और ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3/10 और ये आ जाएगा x माइनस 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 30, लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, लेस देन का साइन आ जाएगा और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो सीधा सा क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 30। इसमें भी है, सब में ही है ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था हमारा, ग्रेटर है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या था, करेक्ट था। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब देखो ए में भी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें भी ग्रेटर और लेस। अब नेक्स्ट वही तो देखनी, ये तो सारे में पॉजिटिव रहेगा, ये भी कॉमन है। अब देखो अब क्या बात आई, अब आई एक्स की, एक्स। अब ये वाली लाइन जो है वो उसका पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास, उसका पॉइंट क्या गिवन है, ध्यान से देखना। जो ये लाइन गिवन है ये, इसका पॉइंट है हमारे पास 6,0। क्या पॉइंट है इसका हमारे पास, 6,0। तो अब देखो 6,0 है। अब ये शेडेड रीजन इधर बन रहा है, इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है। तो 0 की तरफ जा रहा है तो लेस देन इक्वल टू 6 बनेगा। तो लेस देन इक्वल टू 6 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में हमारे पास लेस देन इक्वल टू 6 है। सी में क्या आ गया, ग्रेटर देन, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे चेक करना है शेडेड रीजन, क्योंकि इसमें एक ही 0 से दूर जा रहा था, बाकी ये सारे 0 के पास आ रहे हैं ऐसे, तो लेस देन के साइन आएंगे। जो 0 के पास आता है तो लेस देन, 0 से दूर जाता है तो ग्रेटर देन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया। नेक्स्ट, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, डेटरमेंट गिवन है, इसकी कांस्टेंट टर्म निकालनी हो तो सब कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी वेरिएबल दिखे वहाँ पे क्या पुट कर दो, 0। तो एक्स यहाँ पे 0 पुट कर दो और उसका डेटरमेंट निकाल दो। तो 0 पुट करो, 1 -1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 1 2 1 माइनस का 1, इसका डेटरमेंट जब निकालोगे तो आएगा 6, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस कोस एक्स, तो डेरिवेटिव इसका निकालना है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या करना है, इसका निकालना है। तो देखो एफ डैश π/2 है, जो π/2 है वो कितना होता है, π/2 180/2, यानी कि हमारे पास होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा 1 जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा, जो π/2 होगा 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। ये बात ध्यान रखना, π/2 होगा, ये तो डिग्री में है, लेकिन जो पॉइंट वैल्यू फॉर्म होगी, जो रियल पॉइंट होंगे उसमें ये 1 और 2 के बीच लाई करता है π/2। कैसे, देखो अब 3.14 होती है इसकी वैल्यू, यानी कि π/2 को अगर मैं सीधा निकालूँ, डिग्री में ना निकाल के इसकी वैल्यू पता करना चाहूँ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो सीधा सोल्व नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। π/2 को क्या लिख सकती हूँ, 22/7 गुना में ये 2 है तो ये हो जाएगा 11/7। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो क्या वैल्यू आएगी, 11/7 क्या वैल्यू आएगी, 7 एकम 7, 11 में से 7 8 9 10 11, 4 0 पॉइंट 7 चौके 28, 5 सत्ते 35, 7 6 42, तो 1.5। तो इसका मतलब आया ना 2 से छोटा, तो जो π/2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 से छोटी और 1 से बड़ी, क्योंकि क्या आई है 1.5। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है। आया समझ में। अब चलिए 1.5, अब यहाँ से देखो ये x तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस। अब जब मैं इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस ये 1.5 रखी, तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का ये क्या हो गया, कोस एक्स। अब इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव। जब मैं डेरिवेटिव करूँगी एफ डैश, तो ये आ जाएगा 1 डेरिवेटिव प्लस का साइन एक्स, और साइन π/2 कितना होता है, 1
1 और 1 2, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू π/2 यानी कि 1.5 यहाँ पे रखी, तो 1 और 2 के बीच की जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ये बात सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 80th क्वेश्चन। ये फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x बाई ई रेस टू द पावर 2x माइनस 1। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट लगाओ, लिमिटिंग वैल्यू x 0 पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से साइन 3x अपॉन ई की पावर 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू k माइनस 2 ये है। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या, वो आएगा 3 cos 3x डिवाइडेड बाई 2 ई रेस टू द पावर 2x इज इक्वल टू k माइनस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 2 इज इक्वल टू k, इधर आ जाएगा ये 2 इधर, तो 2 दूनी 4 और 3 7/2 यानी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/2। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस 4x, इस टाइप से गिवन है। तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा माइंड लगाना है। 2x प्लस 1 है ना, तो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन इनवर्स 2x इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 2x, ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि 4x को मैंने इसलिए लिख दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, पुट किया 2x को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 की पावर x को यहाँ पे पुट कर दिया टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास बनी वो क्या आई, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यही आ गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है, सब बच्चे को पता है, जिन्होंने फॉर्मूला PDF लिया उसको पता ही है, अगर रिवाइज करा है तो ट्रिग्नोमेट्री, जो बच्चे वैसे जिन्होंने नहीं ले रखे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या आया हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 थीटा, एफ ऑफ एक्स क्या आया 2 थीटा। तो एफ डैश 0 निकालना है, तो यानी कि 2 ऑफ थीटा की वैल्यू वापस रख दो, टेंजेंट इनवर्स 2 रेस टू द पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स निकाल दो। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर एक्स log 2 डिवाइडेड बाई इंटू में 2 भी आएगा 1 प्लस 2 की पावर 2x। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे और लिमिट क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 0 पुट करेंगे तो 1 और 1 2, तो इससे तो ये कैंसिल, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा log 2 बचेगा। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू a साइन टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0, आप निकाल के देखना आंसर क्या आएगा इसका 0। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिल्कुल अच्छा और आसान क्वेश्चन। अल्फा बीटा सम ऑफ रूट -1 प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसका मतलब 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 इसका आंसर आ गया। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22वां। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 इन विच ईच नंबर 2 और डिजिट और 2 इवन डिजिट, हर एक में से 2 और डिजिट लेनी है और 2 इवन डिजिट हमें यहाँ पे लेनी है। टोटल कितने नंबर हैं, 4, तो टोटल हो गए 4 फैक्टोरियल तरीके, तो यही हो गए। ठीक है, 4 डिजिट लेनी है तो 4 तरीकों से, मतलब 1 2 3 4, आगे पीछे हम उसको लिख सकते हैं, कैसे भी हम उसको लिखें, तो 4 फैक्टोरियल तरीके तो वो हो गए आगे पीछे लिखने के। लेकिन क्या कहा उसने, हर एक ईच नंबर हैज़, तो हर एक नंबर में 2 ओड और 2 इवन डिजिट ऐसे मतलब हमने लेनी है, मतलब 2 इवन और 2 ओड डिजिट आने चाहिए। तो 2 इसमें कितने ओड नंबर हैं हमारे पास, कितने ओड नंबर हैं, एक नंबर 1 3 5 7, 1 3 5 7, टोटल है 4 नंबर, 4 में से 2 ओड लेने हैं, तो 4 से 2 यानी कि 6 हो गया। ठीक बात।
अगला इवन कितने हैं, 2 4 और 6, 3 इवन है तो 3 में से 2 लेने हैं, तो कितना हो गया 3। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, 6 गुना 3 गुना 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो ये हो गया 432। आया समझ में? तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म इन दी एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n। तो फॉर्मूला क्या है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछे तो अगर n हमारे पास क्या है, ओड है, n जब ओड है तो फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1/2th टर्म है हमारे पास इसमें। तो n कितना है 25, 25 और 1 26/2 यानी कि 13। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, 13 है। नेक्स्ट, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 9, यानी कि a/r² कितना है 9 है। बिल्कुल सही बात है, a की वैल्यू क्या होगी 9r²। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म, 5 टर्म की प्रोडक्ट निकालनी है, तो ये तो बहुत ही आसान है। 5 टर्म 1 2 3 4 और 5 गुणा करनी है, कर दो। और अभी निकाली है ए की वैल्यू 9r², यहाँ पे पुट कर दो ए की जगह 9r²। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3⁻10। बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें कट जाएंगी तो हमारे पास बचेगा 3⁻10, क्योंकि 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सारी पावर 3 की कैलकुलेट करके तो 3⁻क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट है तो x बाय ए, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म y बाय बी इज इक्वल टू 1। इक्वल है तो a और b सेम है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, क्योंकि a इक्वल टू b मैंने यहाँ पे ले लिया। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का x प्लस का a। क्या बताना है, एंगल बताना है टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एंगल क्या है यहाँ पे, क्या होता है लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m हमारे पास क्या होता है टेंजेंट थीटा। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 9x² प्लस 25y²। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। ये हो जाएगा x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू √1 माइनस b²/a²। तो यहाँ पे b² की वैल्यू कितनी है 9, 1 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा 25 में से 9 गए 16 यानी कि 4/5। तो आंसर है हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है 4/5। इसेंट्रिसिटी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन r1 to n 2r-1 इज इक्वल टू एक्स, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n²। मतलब ये n है तो यहाँ पे इस वजह यहाँ से n आना चाहिए था, इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे n होना चाहिए था, तभी तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये n है, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे n लिख रखा है तो यहाँ पे x कर लो, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो रहने दो, ये n² की जगह यहाँ पे x आएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है उसका कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे x कर लेना n² की जगह सारी जगह। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसको सिंप्लीफाई करा तो 2 बाहर समीशन r1 to n, r माइनस का समीशन r1 to n और 1, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इंटू में 2 है माइनस का n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n² प्लस में n माइनस का n से n कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास n²। अब यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास n², तो यहाँ पे ये x था, ठीक है, x² चल रहा था, तो यहाँ से मैंने क्या किया 1/x² कॉमन ले लिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और अंदर बचा 1³ प्लस 2³ प्लस n³। ठीक है, ये n² यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा, x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाली है, x की वैल्यू n², तो यहाँ पे पुट कर दो 1/n की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ से देखो
एन स्क्वायर एक तो ब्रैकेट में से कॉमन आएगा और एक इसमें से, तो एन की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 4 यानी कि 1/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, लिमिट ये है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा है एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन की 4। वहाँ पे फॉर्मूला लगाया एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर और 4, यहाँ से एन 1/n की पावर 4 ये एन स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट में से एन स्क्वायर बाहर, तो अंदर बचेगा 1/1। ठीक है ना, कभी बोलो कि मैडम ने ये एकदम कैसे कर दिया, ये कैंसिल, तो इस पर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगी, तो 1/4, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करो। क्या बोला है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। नेगेशन बताना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो अगर पूछे तो सब में नोट आ जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उसका उल्टा। नेगेशन में कुछ एक टर्म होती हैं उल्टी, ठीक है। ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल बोला है, तो हम क्या बोलेंगे, सम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये इसकी नेगेशन होगी सम में। ठीक है, नोट नहीं आएगा सारे में। अगर कंट्रा पॉजिटिव पूछता तो हम बोलते ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये कब होता, जब हमसे पूछता कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब नेगेशन पूछा है तो सम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन एंड डेविएशन ऑफ 100 आइटम आर 50 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर। तो मीन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा का स्क्वायर, जो वेरिएशन होता है फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, 4 चौके 16, समीशन एक्स आई सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ये निकालना है, डिवाइड बाय 100 माइनस का एक्स बार का स्क्वायर यानी कि 50, यानी कि कितना हो गया 2500। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, ये तो हो जाएगा 2516, 2516 इज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 को इधर लेके आओ तो 251600, तो कहाँ पे है 251600, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 letters are chosen from the letter of the word equations, the probability that one is vowel and other is consonant। ठीक है, वोवल क्या होते हैं, A E I O U, कॉन्सोनेंट जो बच गए वो। तो अभी इक्वेशन है E Q U A T I O N S, इक्वेशन। अब इसमें वावल कितने हैं, वावल कितने हैं, वावल है E I O U A, 1 2 3 4 5, वोवल है 5। कॉन्सोनेंट कितने बच गए, 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट बच गए 4। ठीक है, तो क्या बोला है, 1 इज़ वावल एंड अदर इज़ कॉन्सोनेंट, तो एक वावल होना चाहिए, एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो वही 5 टोटल लेने हैं 2 लेटर, 5C1 वावल में से एक ले लो और एक ले लो कॉन्सोनेंट में, तो 4C1, टोटल कितने लेटर हैं ये 5 और 4 यानी कि 9 लेटर हैं, 9 में से कितने लेने हैं 2, तो 9C2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5/9, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब जो हमारा आज हमने 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम इसके नेक्स्ट 30 करेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन का ये पूरा सेट आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब जो पिछले दिनों मैंने आपको करवाए, मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चन कराए ना, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। और जो मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं, मॉक टेस्ट जो 4 मॉक टेस्ट हैं उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैथ के सारे सिलेबस के हिसाब से हैं। फॉर्मूला PDF जो बच्चा इंटरेस्टेड है लेने के लिए वो आप ले सकता है, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरा चैनल वाले आपको मैसेज वहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, या मैं ही आपसे बात कर लूँगी, कांटेक्ट कर लूँगी अगर आपको लेने होंगे तो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर कोई बच्चा इच्छुक है फॉर्मूला PDF लेने के या मॉक टेस्ट लेने के, और कोई डाउट है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन करना और वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके आप फॉर्मूला PDF वहाँ से ले सकते हैं। ये 60 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, 30 हम कल करेंगे। ठीक है, तो
तो ये सेट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 31 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप इसको देखो क्या बोला इसने, FR2R एंड G 0 से इन्फिनिटी टू R इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्र एंड g of x इज इक्वल टू रूट एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो गोफ निकालना है और फोग निकालना है। गोफ की वैल्यू निकालनी है 4 पे और -2 पे, फोग की वैल्यू भी 2 पे और -4 पे। तो आप इसकी निकालना और इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बता देना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। किसी को कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। फॉर्मूला PDF अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, वहाँ से आपको फॉर्मूला PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही। अच्छे से तैयारी कीजिए ज़ोरों शोरों से, और जो ना समझ आए तो पूछ लेना और टेंशन मत लेना। जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है सिलेबस के हिसाब से ही सब लोगों ने पेपर बनाया है। तो आप तो बेफिक्र रहिए। जिन बच्चों ने मेरे से तैयारी करी है तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करवाया है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।